वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट, हम जो चैप्टर तीसरा था अपने पास में मैट्रिक्स है, उसको कंप्लीटली हम पढ़ चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज की बात कर लो, चाहे एग्जाम्पल की बात कर लो, चाहे मैं थ्योरी की बात कर लूं, हम कंप्लीटली उस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। और जो चैप्टर अभी जो गया है सेशन 2023 वाला, उसमें अपने वो 5 नंबर का वेटेज रखता था। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उस चैप्टर को किया है, एक एक सवाल किया उसका, हमने एक एक एग्जाम्पल हमने उसका किया है। तो आप भी उनके एग्जाम्पल क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से निकालो। हालांकि है बिल्कुल इजी चैप्टर, परंतु कोई चीज इजी है तो उसको ऐसे हल्के में लेना भी अपनी बेवकूफी हो जाती है। तो उस हल्की चीज को और ज्यादा मजबूत करेंगे तो वो तो नंबर आप पक्के ही कर लो। कहने का तात्पर्य ये है कि वो 5 नंबर तो किसी भी हालत में नहीं कटने चाहिए आपके। और अब जैसे तीसरे चैप्टर से ही अटैच चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भाई सारणी। वही जोड़ बाकी वाला काम है, नंबर्स जोड़ने हैं। 2 4 क्या होता है, 5 6 क्या होता है, इसी प्रकार जोड़ने का काम हम चैप्टर नंबर 4 में करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, जिसका नाम है सारणी, या बोले तो डिटरमिनेंट्स, उस चैप्टर की कहानी ये है कि वो चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा यदि मैंने कंडीशन डाली है, यदि आपने चैप्टर नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ रखा है। चैप्टर नंबर 3 का तात्पर्य जो अगर मैट्रिक्स आपने बहुत ही बढ़िया कर रखी है, तो चैप्टर नंबर 4 को आपको ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल आसान चैप्टर है। कहने का तात्पर्य पूरा का पूरा अटैच है अपने पास में चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 4। अब हालांकि अगर किसी ने नहीं भी पढ़े हैं मैट्रिक्स तो जाओ अपने पुराने वीडियो डाल के 17-18 वीडियो, तो आप छोटे छोटे वीडियो, ज्यादा बड़े भी नहीं है, दो दिन लगेंगे मुश्किल से, आप पूरे वो वीडियो देख सकते हो आप, और आपकी मैट्रिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगी और आप चौथे चैप्टर को आराम से पढ़ सकोगे। और अगर पढ़ने का बिल्कुल ही मूड नहीं है कि सर मैं तो चौथे चैप्टर से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो हम इतना प्रयास जरूर करेंगे कि आप चौथा चैप्टर भी पढ़ने बैठोगे तो भी आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार की हम ट्रिक इस्तेमाल करने वाले चैप्टर में, तो जुड़ जाए, सब जुड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस क्लास का आनंद ले सकें। तो अपना जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है अपने पास में सारणी का, या मैं बोलूं तो डिटरमिनेंट्स। क्या होती है सारणी, क्या होती है डिटरमिनेंट्स, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कौन से चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए भाई, मैट्रिक्स का ज्ञान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य अगर आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रखी है तो ये चैप्टर आपको तकलीफ नहीं देगा। क्या है सारणी, किस प्रकार से सारणी ज्ञात करेंगे, इस सारणी में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी सीखेंगे। कोई सारणी अव्युत्क्रमणीय कब होती है वो हम सीखेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे हम। इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो सेखंड निकालना सीखेंगे, सेखंडज निकालना सीखेंगे, उपसारणिक निकालना सीखेंगे, जिनको माइनर कोफैक्टर बोला जाता है, वो निकालना सीखेंगे। तो बहुत बढ़िया से चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें जो रिमूव किया गया है वो 4.2 रिमूव की गई है, 4.2 को एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो मैं बात करूं सारणिक होती क्या है, तो देखो अगर मैं बेसिक से जानना चाहूं, पहली चीज तो जो सारणिक होती है उसको आप पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना जरूरी है भाई, मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी है। मैट्रिक्स का अध्ययन आपको जरूरी है, या बोले तो आव्यूह। क्या जरूरी है आपको पढ़ना, आव्यूह। आव्यूह में भी अगर मैं बात करूं आव्यूह के प्रकार की, तो आव्यूह के प्रकार में हमने एक प्रकार पढ़ा था वर्ग आव्यूह का। कौन से आव्यूह का प्रकार पढ़ा था भाई, वर्ग आव्यूह। क्या होती थी वर्ग आव्यूह अपने पास में, वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाती थी जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती थी, वो वर्ग आव्यूह होती थी। तो वर्ग आव्यूह क्यों जानकारी जरूरी है, क्योंकि जो सारणिक होने वाली है ज्ञात, वो केवल और केवल किसकी होने वाली है, मेरे पास में वर्ग आव्यूह की ही ज्ञात होने वाली है। कहने का तात्पर्य इस चौथे चैप्टर में जो भी मैट्रिक्स से बनी रहेगी अपने पास में, वो किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या मैं बोल सकता हूं किस प्रकार की मैट्रिक्स होने वाली है मेरे पास में, वर्ग आव्यूह होने वाली। अब अगर मैं बोल दिया कि मेरे पास में जो सारणी आएगी वो केवल वर्ग आव्यूह की आएगी, आव्यूह का ज्ञान होना जरूरी है, उसमें भी स्पेशली वर्ग आव्यूह का ज्ञान होना जरूरी है। अब अगर वर्ग आव्यूह की जानकारी जरूरी है तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूं, जो सारणी होती है वो केवल किसकी होती है, वर्ग आव्यूह की होती है। जो सारणी होती है वो केवल किसकी होती है, वर्ग आव्यूह की होती है। अब सारणी होती क्या तो सुनना है। अब अच्छा, वर्ग आव्यूह के मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं 1/1। क्या ये वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, समान है। अंदर मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखे, आप अपना आप में हाल फिलहाल समझाओ, मैंने कोटि लिख दी है, इसकी कोटि लिख रहा हूं मैं 2/2। एक मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, उसकी कोटि लिख रहा हूं मैं 3/3, और एक मैट्रिक्स मैंने बना दी और उसकी कोटि लिख दी मैंने 4/4। क्या ये चारों वर्ग आव्यूह है क्या, डेफिनेशन पंक्ति स्तंभ समान होने चाहिए, यहां पंक्ति स्तंभ समान है, पंक्ति स्तंभ समान है,
पंक्ति स्तंभ समान है, यहाँ पर भी पंक्ति और स्तंभ क्या है, समान है। तो कहने का तात्पर्य है ये चारों की चारों किस प्रकार की आयु है, वर्ग आयु। वर्ग आयु से ही सारणी केवल किनकी ज्ञात की जाती है, वर्ग आयु की ज्ञात की जाती है। अब सुनना सारणी क्या होती है, लेटेस्ट सपोज इसके भीतर लिखा हुआ है, लेटेस्ट सपोज यहाँ पर लिखा हुआ 1 4 और यहाँ लिखा अपने पास में 1 1, ठीक है। और मान लेते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 -1 0 2 3 इस प्रकार का लिखा हुआ मान लो। अब अपने को क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स बना रखी है दो, इसको एक संख्या, इससे एक संख्या संबंधित है मान लो, या इस मैट्रिक्स को एक नंबर एसोसिएट किया गया है। क्या मतलब होता है उसको समझना पहले। लेटेस्ट सपोज जैसे आप मान लो अभी 12वीं कक्षा में, तो हर बच्चे का रोल नंबर होता है। जैसे कोई हाजिरी नंबर जिसका 1 है, उसको कोई रोल नंबर एसोसिएट किया है, वो मान लो 151 है रोल नंबर, ठीक है। जो हाजिरी नंबर 2 है, उसको एक रोल नंबर एसोसिएट किया गया है, या इस हाजिरी नंबर 2 से एक रोल नंबर संबंधित है, वो कौन सा है, 152 है। मान लो किसी का हाजिरी नंबर आगे जाके कहीं ना कहीं अपने पास में मान लो 500 आया होगा हाजिरी नंबर, तो उसको लेटेस्ट सपोज को रोल नंबर एसोसिएट किया गया है 550। मान लो कोई हाजिरी नंबर 50 था, उसको रोल नंबर कौन सा दिया गया है, 550। इसी प्रकार किसी का हाजिरी नंबर या किसी का नाम था, मान लो आकाश नाम था, किसी का नाम था आकाश, और उसको जो रोल नंबर एसोसिएट किया वो अपने मन से मान लेते हैं 551 है। किसी का नाम था आकाश और उसको जो रोल नंबर एसोसिएट किया गया है या उससे संबंधित है वो कौन है, 551। तो सीधी सीधी इसका मीनिंग समझना, जो रोल नंबर 551 है ना, वो किससे संबंधित है भाई, अपने पास में आकाश से संबंधित है। जो रोल नंबर 151 है ना, वो किससे संबंधित है, हाजिरी नंबर 1 से संबंधित है। जो रोल नंबर 152 है, वो किससे संबंधित है, अपने पास में हाजिरी नंबर 2 से है। जैसे किसी का नाम आकाश था, अब हम मान लेते हैं किसी का नाम अपने पास में अंकित है, मान लो क्या नाम है, अंकित, और उसको जो रोल नंबर एसोसिएट किया गया है वो मान लो 552 है। कितना है, 552। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो 552 रोल नंबर है वो किससे संबंधित है, अंकित से संबंधित है, ऐसे बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो 552 रोल नंबर है किसे एसोसिएट किया गया है, किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, अंकित से संबंधित है। अब मैं मैट्रिक्स में आ रहा हूं, ये जो मैट्रिक्स है इसे एक संबंधित संख्या है मान लो 2, इस मैट्रिक्स से एक संबंधित संख्या है मान लो अपने पास में 3, इस मैट्रिक्स से एक संबंधित संख्या है मान लो 0, इस मैट्रिक्स से एक संबंधित संख्या है मान लो -5। सुनना वापस, इस मैट्रिक्स से एक संबंधित संख्या है 2, इस मैट्रिक्स से संबंधित संख्या 3, इससे 0, इससे -5। तो ये जो संबंधित संख्या आई है 2 3 -5 और 0, ये जो संबंधित संख्या है इन्हीं को हम बोलते हैं भाई सारणिक। कहने का तात्पर्य है ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है, इनसे संबंधित जो संख्याएं प्राप्त हुई है, वर्ग आयु से संबंधित जो संख्याएं प्राप्त हुई है, उन्हें हम बोलते हैं भाई सारणिक। सीधी सीधी परिभाषा ये कहने का तात्पर्य। इसी दिन मैंने मैट्रिक्स बनाई इस प्रकार की 5 6 और 5 5 लिखा। अब इससे संबंधित एक संख्या है मेरे पास में, इस मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्या है और वो संख्या मान लेता हूं मैं 5 है। इस मैट्रिक्स से संबंधित संख्या कितनी है, 5 है। ये जो 5 निकला है ना, यही मेरे पास में सारणिक है। तो सारणी की परिभाषा क्लियर होगी क्या, वर्ग, ये वर्ग आयु है, वर्ग आयु से संबंधित या संबंध, वर्ग आयु से संबंध संख्या क्या है, वर्ग आयु से संबंध संख्या सारणी होती है, सारणी होती है। जो वर्ग आयु है उसे रिलेटेड जो नंबर आते हैं वही मेरे पास में क्या होता है भाई, सारणी होती है। कहने का तात्पर्य आयु में इसमें फर्क क्या है, आयु का तो कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, परंतु सारणी का संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। तो सारणी की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो सारणी की परिभाषा हो जाएगी वर्ग आयु से संबंधित संख्या मेरे पास में क्या कहलाने वाली है, सारणी। जैसे अब हालांकि जो मैंने 5 लिखा है ना, इसकी हेडिंग माध्यम में ये मत लेना सर क्या हमें डेली 5 लिखना है, क्या हमें डेली 7 लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स किस टाइप की बनी हुई है। हालांकि हम प्रत्येक मैट्रिक्स का मान निकालना सीखेंगे, किस प्रकार से उसकी सारणी का मान निकाला जाता है। जैसे 3x3 की मैट्रिक्स से सारणी का मान, 2x2 की मैट्रिक्स से सारणी का मान, 1x1 से। अपने कोर्स में 3x3 तक ही सीमित रहा है, हालांकि 4x4 का भी निकाल सकते हैं, 5x5 का भी निकाल सकते हैं, परंतु अपना जो कोर्स में वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक गया है, 3x3 तक गया है। अब अगर मैं बात करूं सारणी की, पहले तो मैं अगर परिभाषा की बात कर लेता हूं, सारणी की परिभाषा क्या होगी अपने पास में, तो परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर इसकी हम डिस्कस करेंगे सारणी को दिखाया कैसे जाता है।
सारणी की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम सारणी की परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होने वाली है, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह से संबंध या संबंधित भी बोल सकते हो, संबंध संख्या को सारणी कहते हैं। वर्ग आव्यूह से संबंध संख्या को सारणी कहते हैं। ठीक है भाई, वर्ग आव्यूह से संबंध संख्या को क्या कहते हैं अपन, सारणी कहते हैं। अब अगर मैं सारणी की बात करूं कि सारणी किसकी है, तो यहां पर लिख देना केवल वर्ग आव्यूह की सारणी होती है, केवल वर्ग आव्यूह की सारणी होती है। केवल किसकी सारणी होती है, केवल वर्ग आव्यूह की सारणी होती है। ये ध्यान रखना भाई, केवल वर्ग आव्यूह की सारणी होती है। अब सारणी को दिखाने का तरीका क्या है, सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे सारणी केवल किसकी निकालेंगे, वर्ग आव्यूह। अब सारणी को दिखाने के तरीके सुनना, जैसे कोई मैट्रिक्स ए बराबर लिखा हुआ है 2 3 4 और 5, ठीक है। उसने बोला आव्यूह ए की सारणी ज्ञात करो, आव्यूह ए की सारणी ज्ञात करो। तो लिखना क्या, सुनना भाई, आव्यूह ए की सारणी ज्ञात करो। तो लिखने का तरीका सारणी का क्या होगा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आएगी क्या सारणी के, इससे रिलेटेड कोई संख्या, वर्ग आव्यूह से संबंधित कोई संख्या जो प्राप्त होगी वो तो सारणी होगी। अब ये होता है तो सारणी का चीज, जैसे मोड लगाते हैं ना, वैसे ए लगा के इसके बराबर में कोई वैल्यू आएगी वो सारणी होगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DET ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके बराबर कोई नंबर आने वाला है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, मोड ए हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ हो गया, और एक ऐसे अपने डेल्टा बनाते हैं, याद करो। मोड ए की टाइप से लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो, और डेल्टा जैसे त्रिभुज नहीं बनाते क्या डेल्टा, वैसे भी आप सारणी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मेरे पास में सारणी को दिखाने के तरीके कितने, मेरे पास में 3 है। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते क्या अपन, इसको बोलते हैं ए की सारणी, ए की सारणी। यहां पर भी डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ए की सारणी, और इसका तात्पर्य भी क्या है, ए की सारणी। तो दिखाने के तरीके कितने मेरे पास में 3 है, और मैक्सिमम टाइम जो तरीका काम में लिया जाता है वो ये तरीका काम में लिया जाता है भाई, इस प्रकार लिखा जाता है। क्या होने वाला अपने पास में एक बार कि सारणी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मेरे को यहां लिख देता हूं, सारणी को इस प्रकार से निरूपित करते हैं, इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अच्छा, इस प्रकार से निरूपित करते हैं। यहां पर मैं और लिख सकता हूं, तथा और क्या अन्य तरीके क्या है मेरे पास में, या तो आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, या अपन क्या लिख सकते हैं, इसका डेल लिख सकते हैं। केवल वर्ग आव्यूह का है ये सारणी को, इसको पढ़ते क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं क्या, ए की सारणी, या डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं, ए की सारणी। तो सबसे पहले तो ये हो चुका है नॉर्मल बेसिक। अब हम सारणी का मान ज्ञात करना सीखने वाले हैं, जो बिल्कुल आसान होने वाला है। अब हम अलग अलग कोटि से सारणी का मान निकालना सीखेंगे, पहले 1 कोटि का, फिर 2 कोटि का, फिर 3 कोटि का। 1 कोटि के आव्यूह का सारणी, 1 कोटि के आव्यूह का सारणी किस प्रकार से निकालेंगे, सुनना। जैसे 1 बाई ए की कोई मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, ए बराबर 2 लिख रहा हूं, ये कितने बाई कितने की, 1 बाई ए की। अब बताओ इसकी सारणी का मान क्या होगा, तो सारणी बराबर क्या लिखेंगे, ये लिखूंगा, इसके भी सेम चिन्ह आ जाएगा 2। विशेष ध्यान रखना ये मोड नहीं है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा ये मोड है या सारणी का चिन्ह है, तो विशेष ध्यान रखना, जब भी अपने पास में मैट्रिक्स लिखा जाए और उसके ऊपर ऐसा लगाया जाए, तो समझ लेना ये किसका चिन्ह है, अपने पास में सारणी का चिन्ह है। किसका चिन्ह है अपने पास में, सारणी का। और कभी ऐसा लिख दिया अपने पास में x² - 2x + 3, तो समझ लेना ये अपने पास में किसका चिन्ह है, मोड का चिन्ह है, या बोले तो किसका चिन्ह है, मापांक का। कहने का तात्पर्य ये भाई, जो मोड का चिन्ह लगा के उसके भीतर कोई मैट्रिक्स लिख दी गई है, तो समझ जाना वो किसका चिन्ह है, मेरे पास में सारणी का चिन्ह है। वहां पर मेरे को सारणी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा, अब मेरे को 1 बाई ए की अगर सारणी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वो क्या होने वाली है, उसको सीखो पहले। तो आप 1 बाई ए की जो सारणी निकलती है भाई,
1/1 की जो सारणी निकलती है उसमें वो संख्या खुद ही आ जाती है, इसकी सारणी का मान 2 होगा। मतलब 1/1 की जो सारणी निकलती है उसके भीतर जो एक ही संख्या होगी वो खुद ही संख्या आ जाती है। जैसे कभी लिखा मिल जाए a बराबर -5, तो हम क्या लिखेंगे सोचो, सारणी a की वैल्यू कितनी होने वाली है, उसके भीतर संख्या क्या है -5 होने वाली है। जैसे कभी लिखा गया a बराबर a को अवयव लिख दिया 1/1 है, तो सारणी a का मान इसके भीतर कौन लिखा हुआ a, वो अवयव खुद ही आ जाएगा। तो ये होता है 1/1 की सारणी का मान। किस प्रकार से निकालते हैं उदाहरण से डिस्कस कर चुके हैं, एक आध एग्जांपल और लिख लो। एग्जांपल जैसे a बराबर लिखा आ गया मेरे पास में a कितने बाई कितने की 1/1 की, तो इसकी सारणी का मान, इसका तात्पर्य a की सारणी क्या होने वाला है, a होने वाला है। कभी लिख के आ गया a बराबर 5, तो इसकी सारणी का मान क्या होने वाला है अपने पास में 5 खुद होने वाला है। कभी आ गया a बराबर -6, तो इसकी सारणी का मान क्या होने वाला है -6। कहने का तात्पर्य जो संख्या है वो खुद ही प्रकट होती है बाहर आके, वो होती है एक कोटि की सारणी का मान। तो ये तो था अपने पास में एक कोटि की सारणी। अब हम पढ़ लेते हैं द्वितीय कोटि के अवयव का सारणी। द्वितीय कोटि से मेरा क्या तात्पर्य है बताओ, देखिए जिसकी कोटि कितनी है, द्वितीय कोटि का तात्पर्य है अवयव है, मतलब कितने बाई कितने की है 2/2 की। और मैं बोल चुका हूं जब भी अपने पास में वर्ग अवयव होगी उसे हम क्या बोलने वाले हैं, 2 कोटि का, 3 कोटि का, 4 कोटि का। यहाँ पर कितने कोटि का, द्वितीय कोटि कहने का मतलब 2 कोटि का, और उसकी कोटि क्या है 2/2। एक अवयव दे रखे उसका क्या चाहिए मेरे को, सारणी की वैल्यू चाहिए। तो देखो देखिए सोल्व करते हैं इसको, किस प्रकार से अपने पास में सोल्व क्या करते हैं, किस प्रकार से 2/2 की अवयव की सारणी का मान। अब विशेष बने रहना, 1/1 वाला कहीं नहीं पूछेगा, 2/2 और 3/3 मेन मुद्दा है काम आने के लिए। तो सुनना भाई 2/2 के लिए एक मैट्रिक्स बना लेता हूं a बराबर, वो मैट्रिक्स है कुछ इस तरह की 4 5, और या 3 लिख लेता हूं या 5 लिख, ठीक है भाई। सॉरी ये मैट्रिक्स। अब इसको क्या बोला, इसकी सारणी का मान निकालो, अवयव a की सारणी का मान, अवयव a की सारणी का मान, अवयव a की सारणी का मान। पहले उदाहरण से करेंगे फिर इसकी जनरल फॉर्म से करेंगे। अवयव a की सारणी का मान, तो सुनना क्या होने वाला है, सारणी लिखेंगे क्या, इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे सारणी के, समझ गए, बता इधर भी वही चिन्ह लगने वाला है 4 5 3 5, समझ गए। इधर सारणी का चिन्ह, इधर भी सारणी का चिन्ह। अब मेन मुद्दा है, अब क्या करना है, विशेष ध्यान से देखना यहाँ पर। अब क्या करना है, जब भी 2/2 की सारणी का मान निकालना है तो पहले इन दोनों को गुणा करना, समझ गए। 4 और 5 को गुणा करो कितना हो जाएगा 20, फिर लगाना माइनस का चिन्ह और इन दोनों को गुणा करना, किनको 3 और 5 को करो। 5 और 3 कितना होगा अपने पास में 15, और उत्तर कितना आ जाएगा मेरे पास में 5। ये किसका मान आ चुका है, सारणी एक है, दो डिटरमिनेंट्स ऑफ एक है, दो, या इसका डेल बराबर भी कितना आ गया मेरे पास में 5 आ चुका है। ये किसकी सारणी का, ये एक ही। करना क्या है, पहले इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा। एक उदाहरण से क्लियर नहीं होगा, अन्य उदाहरण से ट्राई करते हैं। लेट अस सपोज a बराबर लिखी हुई मैट्रिक्स है 6 5, ठीक है भाई, और यहां लिखा अपने पास में 4 और 7, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसकी सारणी का मान निकालना है, तो सारणी a बराबर लिखूंगा, इधर भी सारणी का चिन्ह 6 7 4 5 लिख चुका हूं, 6 7 4 5। अब कौन कौन गुणा होने वाले हैं सोचो, देखें किन दो को गुणा करना है, पहले इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है भाई, इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा। पहले इन दोनों को गुणा, 6 और 5 को गुणा करो कितना होने वाला है, 6 और 5 हो गया 30, माइनस इन दोनों का गुणा बोलो 7 चौक 28, 30 में से 28 जाता है कितना बचता है मेरे पास में 2। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स का निकल रहा है, 2/2 की मैट्रिक्स का। और सोचते हैं और उदाहरण पे डिस्कस करते हैं। जैसे लेट अस सपोज a बराबर लिखी हुई मैट्रिक्स b मान लेते, इस बार b बराबर लिखा अपने पास में 1 -1, ठीक है, तो यहां लिखा माइनस का 2 और 5 लिखा हुआ। अब सुनना भाई, अब मेन सवाल है ना, तो b की सारणी, यहां b ये सारणी, इधर भी सारणी 1 -1 -2 5। याद करो मेथड, मेथड क्या है मेरा, ध्यान से देखना भाई, मेथड क्या है मेरा, सबसे पहले इन दोनों को गुणा,
सबसे पहले इन दोनों को गुणा, कितना आएगा, 1 गुणा -1, सीधी बात है। फिर किसका चिन्ह आएगा मेरे पास में, माइनस का चिन्ह। फिर इन दोनों को गुणा करो, ये माइनस का चिन्ह, इन दोनों को किनको, माइनस का 2 गुणा क्या लिख रहा हूं मैं मेरे पास में 5। तो देखो देखिए 1 -1 का गुणा हो गया -1, ये माइनस का चिन्ह है ही, -2 और -5 का गुणा हो गया -10। अब देखो देखें ये तो रहा मेरे पास -1 माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 10। उत्तर कितना आ चुका है मेरे पास में 9। कितना आ चुका है 9। कहने का मतलब जो बी की सारणी आई है वो कितनी प्राप्त हुई है मेरे को, 9 प्राप्त हुई है। अच्छा और उदाहरण ले लेते हैं, लेटेस्ट कोई मैट्रिक्स लिखी हुई डी बराबर आगे लिखी हुई है अपने पास में 5 6, तो इधर लिखा हुआ है -1 और -5। ठीक है भाई, -1 और -5। चलो डी की सारणी निकालो। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डी, डी की सारणी किस प्रकार लिखूंगा मैं, इधर भी वही चिन्ह आ जाएगा 5 -5 -1 और 6। पहले बोल चुका हूं अगर सारणी का चिन्ह सॉरी अगर अंदर मैट्रिक्स है बाहर मापांक वाला चिन्ह भी दिखे तो उसको क्या समझना, ये किसकी वैल्यू आ रही है, सारणी की वैल्यू आ रही है। तो देखो देखें यहां से सोल्व करते हैं, किन दोनों को गुणा करना है, सोचो देखें किन दोनों को पहले गुणा करना है। सबसे पहले गुणा हो गए ये दोनों सबसे पहले गुणा होंगे। कौन गुणा होगा, 5 गुणा 6, चिन्ह किसका, माइनस का। अब दो कौन गुणा होने वाले हैं, ये माइनस का चिन्ह ब्रैकेट, कौन कौन गुणा होगा, -5 गुणा -1। 11 में हालांकि फिजिक्स में किए होंगे इसे सवाल आपने। तो देखो देखिए 5 और 6 तो हो गया मेरे पास में 30, माइनस का चिन्ह माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 5 बन गया क्या मेरे पास में। तो देखो देखिए 30 माइनस 5 बोले तो कितना आ चुका है मेरे पास में, 25 आ चुका है। तो ये थी अपने पास में दो कोटि की अवयव की सारणी के निकालना। एक उदाहरण से और डिस्कस करते हैं ना, एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं जैसे सी बराबर या डी बराबर या ई बराबर कोई भी मैट्रिक्स है कैपिटल एक्स बराबर, वो लिखी हुई कोई मैट्रिक्स इस प्रकार की, माइनस ही ले लेते सारे, -1 -2 -5 माइनस का 5 और -6 ले लेते हैं। अब देखो देखिए क्या आने वाली है, मेरे को x की सारणी निकालनी है, ये भी x की सारणी। बोलो देखिए क्या होने वाला है सारणी। सबसे पहले कौन दो गुणा होंगे, सबसे पहले दो कौन गुणा होंगे, ये दोनों गुणा होंगे। ठीक बात है, ये दोनों गुणा होंगे सबसे पहले। करो गुणा, क्या लिखूंगा, -1 इंटू -2 होगा, सीधी बात है। यही होंगे गुणा, -1 इंटू -2। फिर माइनस का चिन्ह -5 गुणा होगा किससे, -6 से। तो देखो देखिए -1 -2 तो हो गया प्लस का 2, ये माइनस का चिन्ह 6 5 कितना हो गया 30 प्लस का, तो 2 - 30 बोले तो माइनस का कितना आ चुका है मेरे पास में 28 आ चुका है, और ये आ चुका है सारणी x का मान। अब अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करता, जनरल फॉर्म अगर मैं ले लेता यहाँ पर, इनको तो मैं हटा रहा हूं, पता चल जाना चाहिए। अब जनरल फॉर्म से सारा कुछ क्लियर होने वाला है। जनरल फॉर्म ले लेते हैं 2/2 की। यदि अवयव a बराबर, जनरल फॉर्म बोलो क्या होती है 2/2 की, a11 a12 a21 a22। यदि a बराबर ये है तो बस इतना सा बोल दिया। अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए क्या ज्ञात करना है। यदि अवयव a बराबर क्या वर्ग अवयव है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये किसका चिन्ह है, मापांक है क्या, मापांक के भीतर कोई मैट्रिक्स है तो किसका चिन्ह है, ये सारणी का चिन्ह है। तो इसकी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात करनी है मेरे को। तो मैं क्या करने वाला हूं, सोल्व इसको करूंगा। तो देखो सारणी की a बराबर, जैसे ही इधर सारणी का चिन्ह लगाऊंगा इधर भी सारणी का चिन्ह, क्या लगेगा, a11 a12 a21 और a21 और क्या हो जाएगा a2। ठीक है, सारणी का चिन्ह लग चुका है। अब सोल्व कैसे होगा, सुनना, सारणी a बराबर कौन दोनों गुणा, ये दोनों गुणा। पहले कौन से दो गुणा होंगे, ये दोनों गुणा होंगे, ये वाले पहले, ये वाले गुणा क्या होंगे पहले, फिर ये होंगे अपने पास में बाद में। तो पहले गुणा करो, क्या क्या लिखूं मैं, तो सारणी क्या लिखने वाला हूं मैं, a11 मल्टीप्लाई a22 गुणा कर दिया,
चिन्ह किसका आएगा, ध्यान रखना हमेशा किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और कौन दो गुणा होने वाले हैं, अब कौन दो गुणा होंगे, ये दोनों गुणा होंगे। ये दोनों गुणा कब होंगे, बाद में, नेगेटिव और बाद में, नेगेटिव बाद में। मतलब पहले किसका चिन्ह, माइनस का, और बाद में गुणा करना है इनको, तो क्या लिखने वाला हूं मैं, बताओ देखें। इन दोनों को गुणा बोलो, क्या क्या है, A21 और A12, समझ गए। पहले ये दोनों गुणा A11 A22, फिर A21 और A12 गुणा हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास में सारणिक A का मान आ जाएगा भाई। इस प्रकार से होता है 2/2 की अवयव को सरल करने का बिल्कुल आसान तरीका। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे 2-3 एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। एग्जांपल, यदि a बराबर की सारणी का मान ज्ञात करना, -1 -2 5 8, एक तो ये ज्ञात कर लेना। एक b बराबर दे देता हूं आपको मैं -9 11 -5 और 6 दे देता हूं। एक c दे देता हूं -21 -9 8 0। एक d दे देता हूं 0 -1 1 -1। ये आप चार मैट्रिक्स है, इनकी आपको सारणी का मान निकालना है रफ कॉपी में। ट्राई करो, देखें। सबसे पहले तो आप ये टिपो देखें, ये 2/2 वाला ये टिपो आप स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट लो, देखें। क्या टिप है क्या, अच्छा 2/2 के ये आप उदाहरण आप करो। एक दो उदाहरण पे और हम डिस्कस करते हैं कि 2/2 की सारणी को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक दो उदाहरण से और डिस्कस कर लेते हैं हम 2/2 की सारणी से। एग्जाम्पल ले लेता हूं a बराबर, तो 0 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 -1 1 और 2 ले लेता हूं, ठीक है भाई। 0 1 2 -1, क्या निकालना है, सारणिक A का मान निकालना है। किस प्रकार से आएगा सारणिक A का मान, क्या क्या गुणा होंगे, पहले ये दोनों गुणा, माइनस का चिन्ह, ये दोनों गुणा, तो क्या लिखूंगा 0 गुणा -1, ठीक बात है। माइनस का चिन्ह, 1 गुणा क्या लिखने वाला हूं मैं, 2 लिखने वाला हूं। तो देखो देखें, 0 गुणा -1 0 हो चुका है, और ये माइनस का 2 हो चुका है। वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास में, -2 आ चुकी है। तो कितने बाई कितने की सारणी का, सॉरी आयु का मान निकाल रहे हैं 2/2 का, और उसमें किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सारणी का। तो इतने जितने हमने सवाल किए हैं, तो देखना एक बार, जितने भी हम सवाल कर रहे हैं, और मैं चले ये कोटी आ गए, 2 कोटी वाला हमने तो कर देना। जितने भी हम सोल्व कर रहे हैं, इनकी मैं बात कर लेता हूं। इनको जब भी आप सोल्व करोगे, जैसे सीधा सीधा मैं उत्तर लिख रहा हूं इनके पास में, जैसे ये हो जाएगा अपने पास में -2 -40, ये हो जाएगा -38, और ये हो जाएगा अपने पास में, जैसे कैलकुलेशन कर लेना, ये 99 हो गया, और ये +30 हो गया। ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 21, और 9 को गुणा कर लेना, 189 होता है क्या, 189 हो गया, 9 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा मेरे पास में -0, और ये हो जाएगा मेरे पास में 0, और ये हो जाएगा +1। आप एक चीज अगर गौर कर लो, यहां से तो एक चीज नोट की होगी आपने, कि जो भी मैट्रिक्स लिखी गई है उससे संबंधित एक संख्या प्राप्त हो रही है। तो जो भी मैट्रिक्स लिखी गई है उससे संबंधित एक संख्या प्राप्त हो रही है, इसको जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा अपने पास में। एक मैट्रिक्स लिखी गई है, उससे संबंधित एक संख्या प्राप्त हो रही है मेरे को। सिमिलरली यहां पर एक संख्या प्राप्त हो रही है मेरे को। ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, सारणिक बोलते हैं। इसीलिए तो मैंने परिभाषा लिखी थी। अब परिभाषा क्लियर हुई कि वर्ग आयु से संबंध संख्या को क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। जो मेरे पास में मैट्रिक्स को सरल करने पर जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, सारणी। तो एक चीज क्लियर हुई, आयु का मान संख्या नहीं आता, परंतु सारणी का मान क्या आता, मेरे पास में एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। आयु का संख्यात्मक मान प्राप्त नहीं होता है, परंतु सारणी का संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। वो भी चाहो तो आप नोट में यहां लिख सकते हो, यहां पर क्या आयु का संख्यात्मक मान नहीं होता है, संख्यात्मक मान नहीं होता है, नहीं होता है। सारणिक का संख्यात्मक मान होता है, सारणी का संख्यात्मक मान होता है। तो अगर अब भी आपको आयु की सारणी की परिभाषा क्लियर नहीं हो, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं।
जितने भी हमने 2x2 की मैट्रिक्स को सरल किया है उनसे जो वैल्यू प्राप्त हुई है, ये वैल्यू तो आप एक बार वापस करेक्शन करके देख लेना, कोई गलत वगैरह नहीं है। तो ये जो मेरे को वैल्यू प्राप्त हो रही है वो इस आव्यूह से संबंधित एक संख्या ही तो है, वो आव्यूह से संबंधित एक क्या है, संख्या है। ये जो संख्या है वही तो मेरे पास में क्या है भाई, सारणी है। आगे तो हमने पूरी पढ़ ली थी, कोई संख्या नहीं आई थी। अब जैसे सारणी पढ़ रहे हैं अपने को क्या प्राप्त हो रही है, संख्याएं। और ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही है उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं भाई, सारणी कहते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं संख्याएं लिख रहा हूं वो संख्याएं किस प्रकार की हो सकती है, ये जो मैं संख्याएं लिख रहा हूं वो संख्याएं किस प्रकार की होगी। संख्या क्या हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है, और मेरे पास में संख्याएं कैसी हो सकती है, सम्मिश्र भी हो सकती है। ये विशेष ध्यान रखना। संख्या ऐसे जरूरी नहीं कि अपने पास में एनी टाइम रियल नंबर आए, इसको पढ़ते हैं एक सारणी हो गया। आव्यूह का संख्यात्मक मान नहीं होता, सारणी का संख्यात्मक मान होता है, कुछ ना कुछ आएगा। संख्या क्या आएगी, वो वास्तविक भी हो सकती है, सम्मिश्र हो सकती है, माने काल्पनिक वगैरह भी मान आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा था सारणी, सारणी की परिभाषा, सारणी को रिप्रेजेंट करने के तरीके मेरे पास में। उसके अलावा 1x1 की सारणी कैसे ज्ञात करेंगे, 2x2 की सारणी कैसे ज्ञात करेंगे, ये तमाम चीजों की हमने डिस्कस की है। तो मैं 2x2 के कुछ सवाल आपको और छोड़ के जा रहा हूं, वो आप खुद करोगे। a बराबर कुछ सवाल में छोड़ रहा हूं ना आपके लिए, या मैं अगर सीधा लिख दूं तो भी आप क्लियर कर लेना। 2x2 का मैं ऐसे नहीं लिखूं, इतना ही लिख दूं मैं, इनका मान निकालो, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब आप सीधे सीधे मान लिख लो, मैं किस किस के मान की बात कर रहा हूं आप खुद ये कर लेना। 2x2 की दूंगा मैंने, x प्लस 1, फिर आप यहां लिखना माइनस का 1 और x प्लस 1, ठीक है भाई। उसके बाद में ये तो पहला लिख लेना। अब सारणी के लिए सीधा मान ज्ञात करना, ये गुणा माइनस ये गुणा। दूसरा 2 3 4 6, तीसरा 4 6 8 12, इन दोनों के उत्तर की तुलना करना भाई जरूर है ना। चौथा दूसरे तीसरे के उत्तर की तुलना करना है ना। चौथा सवाल 6 9 12 18, एक 5 और लिखो, देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मजबूती होने वाली है। आगे बढ़ा -1 2 0 -1, छठा 1 2 3 4, सातवां और दे देते हैं -2 -4 -3 -5। तो तमाम जितने टाइप के सवाल बनने वाले थे वो लगभग सवाल मैं आपको दे चुका हूं। अब कुछ फलनों के सवाल है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में अपने को डिस्कस करना है 3x3 की आयु का सारणी किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हाल फिलहाल के सवाल पूरे करो, और इस चैप्टर का जो बेसिक है वो लगभग हम खत्म कर चुके हैं। खत्म तो पूरा नहीं कह सकते, 4.1 का उसमें भी हम 2x2 तक पहुंचे हैं। 3x3 की आयु का भी हमें डिस्कस करना बाकी है, पर वही अपना मेन पार्ट है 3x3 की आयु का सारणी कैसे निकालेंगे। जैसे सवाल इस प्रकार का बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी सारणी का मान कैसे आएगा, ये मेन मुद्दा है अपना अगली क्लास के लिए। तो अभी हाल फिलहाल सवालों के साथ बने रहो और इन सवालों को सॉल्व करो। क्या क्या उत्तर आए कमेंट करके बता देना, मैं चेक कर लूंगा किसके सही है या किसके गलत है। तो कल की क्लास में मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।